आज का पहला आर्टिकल हम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में रूफटॉप सोलर प्लांट को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, मतलब रूफटॉप सोलर प्लांट के डेवलपमेंट में वर्क किया जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस स्कीम्स थी उसमें रूफटॉप की जनरेशन में ज़्यादा अचीवमेंट नहीं हो पाया। तो हम देखेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। और नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप क्या होता है, चाइना कैसे मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप में फंसता जा रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल काशी तमिल संगम के बारे में देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। इन आर्टिकल देखने से पहले हम फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। देखो, कल मैंने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने ओबीसी के अपलिफ्टमेंट के लिए और एससी एसटी के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क किया। वो मुख्यमंत्री रहे बिहार के 2 बार। उन्होंने कैसे सोशल और एजुकेशनल सिस्टम को बढ़ावा दिया, ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। और मैंने बताया था भारत रत्न अवार्ड किस तरह और किस किस कैटेगरी में दिया जाता है। तो रिसेंटली क्या है, अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या बोला, हिंदी गेट ए न्यू लाइफ ड्यू टू कर्पूरी ठाकुर। मतलब हिंदी जो है न्यू लाइफ पाई है ड्यू टू कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने बहुत ज़्यादा वर्क किए, सोशलिस्ट आइकन बने और रिफॉर्म लाए, इसलिए हिंदी जो है न्यू क्या कहते हैं, न्यू लाइफ पाई है। इसका मतलब ये हुआ, देखो अपोजिशन इसमें क्या कह रहा है, ओबीसी के बोर्ड बनाने के लिए भारत रत्न अवार्ड का मिसयूज़ किया जा रहा है। आप जो है अवार्ड अकॉर्डिंग टू वोटिंग दे रहे हैं, आप इलेक्शन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना है नहीं, वास्तव में कर्पूरी ठाकुर जो है इस तरह के लीडर थे जिन्होंने सोशो और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क किया। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रंट पेज का क्या है कि रसिया का एक प्लेन था जिसमें 65 प्रिजनर ऑफ वार थे, वो क्रैश कर दिया यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन ने अटैक कर दिया। रसिया का कहना है जो प्रिजनर ऑफ वार थे ये यूक्रेन के थे, हम इन्हें एक्सचेंज करने वाले थे। मगर ये कोई कंफर्म है या नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मगर यूक्रेन का अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है कि हमने सच में अपने ही लोगों को मार दिया है या हमने कुछ सही किया है। तो इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, मगर रसिया का कहना है यूक्रेन ने अपने ही प्रिजनर ऑफ वार लोगों को मार दिया। देखो टेलीकॉम एक्ट के बारे में ये आर्टिकल है नेक्स्ट फ्रंट पेज पर। इसमें टेलीकॉम एक्ट के बारे में बताया है और इसको इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस चालू हो गई। देखो मैंने इस पे एक एडिटोरियल डिस्कस किया था कि टेलीकॉम एक्ट में किस तरह से इम्प्रूवमेंट आएगा। देखो टेलीकॉम एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है, जो लाइसेंस सिस्टम होता है उसको हार्नेस करना, कि कैसे लाइसेंस सिस्टम को ऑटोमेटिकली बढ़ाया जाए। बार बार क्या है, प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस लेने की ज़रूरत ना पड़े। और लाइसेंस लेने से पता है क्या होता है, बार बार जब आप लाइसेंस लेने जाते हो तो एक लाइसेंस राज चालू हो जाता है। लाइसेंस राज में क्या होता है कि गवर्नमेंट अधिकारी आपके कागज को रोक लेते हैं, आपसे करप्शन की मांग करते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट का कहना है कि टेलीकॉम एक्ट बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आएगा, मगर देखना है इसको इम्प्लीमेंट करते समय क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं गवर्नमेंट को। तो पहला आर्टिकल जो हम फुल्ली एक्सप्लेन डिस्कस करेंगे तो वो रिलेटेड है हमारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। देखो न्यूज़ में क्या है, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना लॉन्च की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम को इंस्टॉल करेगा। देखो बेसिक चीज़ जान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव जान लेंगे तो हमारा सारा पूरा हो जाएगा। देखो रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए एक पहले स्कीम थी, उसमें क्या था, रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे रेजिडेंशियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, और हम अचीव करेंगे 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर जनरेशन। मतलब हम 40,000 मेगावाट कह सकते हैं इसे, गीगावाट को हम 40,000 मतलब 40,000 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन करेंगे थ्रू रूफटॉप सोलर जनरेशन। अब रूफटॉप सोलर जनरेशन क्या होता है, जैसे मान लो रामू है ये, और रामू किसी घर में रहता है, तो रामू के घर पर रूफ होगी, एक छत होगी। इस छत पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं और इस सोलर पैनल की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यूज़ तो की जाती है, मगर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ग्रिड में भेज दी जाती है। और ग्रिड से क्या होता है, नेट मीटरिंग कर ली जाती है। नेट मीटरिंग क्या होता है, नेट मीटरिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप समझ लो। नेट मीटरिंग में ये होता है कि जो आपने यूज़ की वो तो ठीक है, मगर जो आपने ग्रिड में भेज दी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, जो आपने एक्सपोर्ट की, जो आपने भेज दी उसका आपको
पैसा जो है कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह से रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन वर्क करता है। मगर हम 2022 तक 40 गीगावाट हमारा टारगेट था कि हम अचीव कर लेंगे, मगर ऐसा कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। इसीलिए क्या हुआ कि ओनली 11 गीगावाट हम अचीव कर पाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री सूर्योदया योजना लॉन्च की है। इसमें नए इंसेंटिव दिए जाएंगे, नए तरीके से सिटीजन तक पहुंचा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि कैसे आपको अवेयर किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रूफटॉप जनरेट हो सके। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। अब आप देख लो ये 2014 में क्या हुआ था। आप जानते हो गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलर जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका एम था 40,000 मेगावाट मतलब 40 गीगावाट 2022 तक जनरेट करना, मगर केवल ये ओनली कर पाई थी 11 गीगावाट। आगे क्या बताया गया, इस स्कीम एम टू एक्सपेंड इंडियाज रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी, मतलब इस स्कीम को रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए प्रोवाइड किया गया था और सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट दी गई थी और इंसेंटिव दिए गए थे डिस्कॉम को, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ग्रिड से लेने के बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहा जाता। तो इसके लिए सेंट्रल फाइनेंसेस देना, डिस्कॉम को मदद देना, ये सब किया गया था। मगर इसके अचीवमेंट एंड 2023 तक देखा गया केवल 11 गीगावाट हमने रूफटॉप सोलर जनरेशन किया। केवल रूफटॉप सोलर जनरेशन की बात हो रही है, टोटल सोलर जनरेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें जो रेजिडेंशियल है, मतलब जो रेजिडेंस जो छतों पे लगाते हैं, जैसे रामू ने अपने छत पे सोलर पैनल लगाया, उन्होंने तो केवल 5th ही की, मतलब 11 का 5वां पार्ट ही उन्होंने जनरेट किया। अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम को डेडलाइन 2026 तक कर दी, मतलब इसी स्कीम का नामीकरण कर दिया है, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का नामकरण कर दिया है कि प्रधानमंत्री सूर्योदया योजना, और इसको एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक। अब इसमें क्या है, इसमें कंज्यूमर को बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे और डिस्कॉम को जो टेंडर दिया जाएगा उनसे आप मदद ले सकते हो और नेशनल पोर्टल पर जाकर आप सोलर रूफटॉप का डायरेक्ट मदद ले सकते हो। डिस्कॉम का रोल लिमिटेड कर दिया है। लिमिटेड मतलब डिस्कॉम से ये नहीं है कि आप लोगों को इंसेंटिव देंगे, नहीं, इस तरह के इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे। डिस्कॉम के द्वारा क्या किया जाएगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल, मतलब टेक्निकल अप्रूवल दिया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा नेट मीटरिंग को, मैंने बताया नेट मीटरिंग क्या होता है, और इंस्पेक्ट किया जाएगा सिस्टम को। अब इनके द्वारा पहले की तरह जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन था कि डिस्कॉम ने मतलब पब्लिक ने ग्रिड से अगर अपनी सोलर पैनल को कनेक्ट किया है तो डिस्कॉम उसमें बेनिफिट देगा, उसमें रोल इनका लिमिटेड कर दिया। अब मैंने आपको नेट मीटरिंग बताया। नेट मीटरिंग क्या होता है, क्रेडिट सोलर एनर्जी सिस्टम ओनर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड, जो ग्रिड में वो ऐड करते हैं उसके लिए जो क्रेडिट है वो उन्हें दिया जाता है। सरप्लस सोलर पावर जो है वो एक्सपोर्ट की जा सके और उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव हो सके, ये सब। अब चैलेंजेस और इंसेंटिव क्या है, देखो चैलेंजेस इसको इंप्लीमेंट करने में क्या आ रहा है, अवेयरनेस नहीं है। पहली बात, लोग अवेयर नहीं है, वो सोच रहे हैं इससे हमारे घर को नुकसान होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में क्रिएट हो रही हैं, पैसा नहीं मिलेगा, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। इनिशियल हाई कॉस्ट, भाई कोई भी इतनी कॉस्ट नहीं देना चाहेगा, तो इसलिए इंसेंटिव बढ़ाने की ज़रूरत है। वेयरिंग पॉलिसी, हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी है, तो लोग जो है नहीं कर पा रहे हैं इसे। और डिले गेटिंग नेट मीटरिंग, मैंने बताया कि नेट मीटरिंग इंस्टॉल करने में डिले कर रही है PSUs वगैरह, तो इससे भी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अब इंसेंटिव क्या, गवर्नमेंट ने अपनी जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, मैंने बताया बहुत कम रेजिडेंशियल सेक्टर ने रूफटॉप सोलर जनरेशन की है, तो इन्होंने क्या किया है, अपनी सब्सिडी को इंक्रीज कर दिया है। PSU पावर कंपनी ने क्या है, रोब्ड ऑफसेट इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उसको कम कर दिया, ऑफसेट कर दिया। न्यू नेशनल पोर्टल बनाया गया, जल्दी से जल्दी जो है आपको उसका ऑथेंटिकेशन मिल जाए, फ्यूअर डॉक्यूमेंट, अब बहुत कम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अब यही चीज़ इन्होंने आगे बताई है कि हम 40 गीगावाट 2026 तक हमारा टारगेट है और इसमें हम रेजिडेंशियल कंज्यूमर को रूफटॉप जनरेट करेंगे और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, मगर दूसरी चीज़ क्या है कि हमें सेल्फ रिलायंट बनाएगा एनर्जी के सेक्टर में, हमारे इंपोर्ट बिल बहुत कम कर देगा। इंडिया की करंट सोलर कैपेसिटी कितनी है, आप ये देख लो। अभी इंडिया ने जो करंट सोलर कैपेसिटी है वो 73 गीगावाट है। सोलर कैपेसिटी की बात हो रही है, रूफटॉप सोलर एनर्जी की बात नहीं हो रही। पूरे सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी इंडिया की 73.3 गीगावाट है एज दिसंबर 2023, ठीक है, जिसमें रूफटॉप का हम ऊपर बता चुके 11 गीगावाट है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस स्टेट कौन से हैं, टोटल सोलर कैपेसिटी में राजस्थान जो है वो हाई परफॉर्मेंस है, मतलब 18.7
गीगावाट वो प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर गुजरात है जो 10.5 गीगावाट प्रोड्यूस करता है, जबकि रूफ टॉप सोलर जनरेशन में गुजरात नंबर 1 है, 2.8 गीगावाट प्रोड्यूस करता है, और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये हमने पूरा आर्टिकल देखा, क्या क्या प्रधानमंत्री सूर्योदया योजना के चैलेंजेस थे, कौन इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, पिछली जो स्कीम थी उसमें क्या क्या खामी थी और कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो रिलेटेड है वो चाइना और यूएसए के बारे में। देखो, मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप की बात की गई। यहाँ बेसिक चीज़ आप जान लो, मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप क्या होता है, पूरा आर्टिकल आपका इजी हो जाएगा। मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप क्या होता है, जैसे क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री जो है वो बहुत इनोवेशन पर बहुत ध्यान देती हैं, इनोवेशन पे ध्यान देंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देंगी। तो इससे क्या होता है, उनके पास बहुत सारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आ जाती हैं। जब पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आ जाती हैं तो रेवेन्यू को आसानी से रेस किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू बढ़ जाती है वर्ल्ड में। मगर क्या होता है, जैसे चाइना है और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग पर गौर देती हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस आउटसोर्सिंग करती हैं और टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री की यूज़ करती हैं। तो इससे क्या होता है, इन फ्यूचर आगे आपको देखने को क्या मिलता है कि आपके यहाँ अगर इनोवेशन नहीं हो रहा है, मतलब आपके यहाँ का मतलब डेवलपिंग कंट्री में अगर इनोवेशन नहीं हो रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक वक्त के बाद वो डेवलप्ड कंट्री रोक लेती है और आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कम हो जाती है। इसी को हम कहते हैं सप्लाई चेन में बाधा आने लगती है। इसी को डाउन स्ट्रीम ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, जो डाउन स्ट्रीम मतलब जो कंज्यूमर तक हमें पहुँचना होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, और जो कंज्यूमर हैं वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहीं से ये टेक्नोलॉजी इनोवेट हुई है, तो यही इन्हीं के द्वारा जो है अच्छा मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब पेटेंट उनका है तो वो टेक्नोलॉजी को रोक सकते हैं। क्यों भाई, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होने देंगे? तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है कि कैसे डाउन स्ट्रीमिंग ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन में गिरावट आ जाती है, सप्लाई चेन में जो बिजनेस आउटसोर्सिंग होता है और फिनिश गुड होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्डर फुलफिलमेंट डिलीवरी में रुकावट आने लगती है। यही चीज़ यहाँ बताई गई है। जो अर्लियर बेनिफिट हो रहे थे आउटसोर्सिंग से वो कम हो जाते हैं और डेवलप्ड नेशन को जो है वो रिटेन कर लेते हैं टेक्नोलॉजी को अपनी, और वो किसी तक पहुँचने नहीं देते। यही सब चीज़ें बताई गई हैं। यही चाइना के आगे चैलेंज है। इसका सल्यूशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, साइंटिफिक इनोवेशन लाना चाहिए और स्किल ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट देना चाहिए। अब ऐसे ही यूएस चाइना में और वार चल रही है, जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वार चल रही। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है, चाइना के द्वारा सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट यूएसए के द्वारा चाइना में सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किया ही नहीं जा रहा। इससे क्या हो रहा है, चाइना में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग होगी, वो कहीं ना कहीं बाधा हो रही है। हवाई पर यूएसए ने बैन लगा दिया, किस पर? सिक्योरिटी रिस्क के नाम पर। क्या ये जो 5G हवाई का जो 5G ट्रायल चल रहा है, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिस्क है, आपका डेटा ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है। चिप फॉर अलायंस यूएसए ने लॉन्च किया है, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया, वहीं चाइना के आसपास की कंट्री को इंक्लूड किया है, जिससे क्या है कि हम यूएसए में जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई है उसको रोक सकें। ये गलत मैंने बोला, यूएसए में नहीं, चाइना में सेमीकंडक्टर की सप्लाई को रोक सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चाइना पर हम ऑब्स्टेकल लगा सकें। तो ये चीज़ आपने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप। अगर ये आप याद रख लेते हैं तो आपको पूरा आर्टिकल बहुत इजी हो जाएगा। कुछ नहीं है, जो इनोवेटिव कंट्री है, जहां ज़्यादा रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होता है, वहां पर क्या होता है, टेक्नोलॉजी को रोक लिया जाता है। तो डेवलपिंग कंट्री में जो बिजनेस आउटसोर्सिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहां पर सप्लाई चेन में गिरावट देखने को मिलती है और कंज्यूमर की कमी देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल काशी तमिल संगम के बारे में। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि काशी तमिल संगम कुछ भी नहीं है, केवल आप 2 लाइन में इसे याद कर सकते हैं, आपका बहुत इजी हो जाएगा। आप ज़्यादा पहले उसको देखिए कि स्कीम कह क्या रही। काशी तमिल संगम क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर एक मतलब कॉपरेशन है, जो हम साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया का कॉपरेशन करना चाहते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसमें क्या है, उसमें बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम कैसे 2 स्टेट के
कल्चर को मिंगल कर सकते हैं और कैसे वहाँ की जो इंडिजीनियस सिस्टम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए नॉर्थ से साउथ में क्या होता है, कल्चर का मिंगल हो, एक दूसरे को पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ये सब गवर्नमेंट का स्कीम का मतलब टारगेट है। और ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव में अंडर स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे देख लो, क्या बताया गया, काशी तमिल संगम जो है हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन कनेक्शन इंडिया और मतलब इंडिया के नॉर्थ और साउथ के बीच में है। ये एक दूसरे की नॉलेज को और कल्चरल ट्रेडिशन को एक्सचेंज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, शेयर हेरिटेज को, और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और बहुत सी मिनिस्ट्री इसमें कोलेबरेट कर रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एम्फेसिस टारगेट था कि हम नॉलेज सिस्टम को हार्नेस करें और एक दूसरे से शेयर करें। इसको इंप्लीमेंट कर रहा है आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं। ठीक है, इसमें कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो 15th सेंचुरी में तमिलनाडु में एक किंग पराकर्मा पांड्या होते थे। इन्होंने कहा कि हम लॉर्ड शिवा का लिंगम जो है काशी से लेकर आएंगे और तमिलनाडु में क्या करेंगे, एक मंदिर बनाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, रास्ते में इनकी काव कहीं पर स्टे हो गई, जो लिंगम को ला रही थी वो काव कहीं स्टे हो गई। उसके बाद क्या हुआ, शिवा काशी में वो समझ गए कि काव आगे नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब यहीं टेम्पल बनाना पड़ेगा। तो शिवा काशी में तमिलनाडु में एक टेम्पल बनाया गया जो आज फेमस है, तेनकाशी इन साउथ तमिलनाडु। देखो क्या बताया, हु कुड नॉट विजिट काशी वो पांड्य बिल्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल, मतलब जो काशी में विजिट नहीं कर सकते, काशी विश्वनाथ टेम्पल नहीं जा सकते, वो तेनकाशी इन साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु में इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कल्चरल कोऑपरेशन के लिए, कल्चरल बेनिफिट के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए काशी और कासिल तमिल संगम ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री और एजेंसी का जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।